सिद्धार्थ से अब और ज़्यादा इंतज़ार नहीं हो रहा था, चाहे फिर वो जेड स्टोन का टुकड़ा हो या ना हो। हालांकि सिद्धार्थ ड्रोन से क्लिक की हुई फोटो में उस जेड स्टोन और कार्तिक के मैनर को देख चुका था और उसे कहीं ना कहीं 90% तक इस बात का कॉन्फर्मेशन मिल चुका था कि कार्तिक के इसी आइलैंड पर जेड स्टोन की माइन है। हालांकि अभी भी एक बार सिद्धार्थ अपनी आंखों से इसे कंफर्म करना चाहता था, इसीलिए उसने अपने सारे आदमियों को ऑर्डर देते हुए कहा, ठीक है, सब लोग जल्दी से आइलैंड पर उतरो और इस मामले को सेटल करो। हमें सबसे पहले आइलैंड के मैनर पर अटैक करना है और इस कार्तिक नाम के रईस लड़के को जिंदा पकड़ना है। जैसे ही बाकी लोगों ने देखा कि उसके बॉस सिद्धार्थ इस वक्त बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, बाकी सारे लोग भी एकदम से जोश में भर गए और एक के बाद एक अपने साथ आए हुए इन बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देने लगे। सबसे पहले उस कार्तिक मित्तल को पकड़ो, उसके बाद इस आइलैंड पर जितने भी लड़के हैं उन सबको पकड़ो। इस वक्त जितनी भी शिप्स थी उन सब में इन सारे लड़कों की हंसने की तेज तेज आवाजें आ रही थी, जिनकी आवाज से ही पता चल रहा था कि इनकी गंदी नजरें इस वक्त आइलैंड की इन खूबसूरत लड़कियों पर जमी हुई हैं और जिन्हें ये हर हाल में पाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त आइलैंड पर सिद्धार्थ और उसके आदमियों को कहीं भी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स दिखाई नहीं दे रहे थे। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये था कि मैगी को जैसे ही पता चला कि कुछ लोग उन पर अटैक करना चाहते हैं, तो उसने पहले ही अपने सारे लोगों को छुप कर अपने दुश्मन के अटैक करने तक इंतजार करने का ऑर्डर दे दिया था। मैगी देखना चाहती थी कि आखिर ये लोग कौन हैं और क्यों कार्तिक पर अटैक करना चाहते हैं। कार्तिक को भी पहले ही इस बारे में पता चल चुका था और वो भी केयरलेस होकर सबको यही दिखा रहा था कि उसे इस वक्त अपने दुश्मन की चाल के बारे में जैसे कुछ पता नहीं। हालांकि फिलहाल टाइगर सिक्योरिटी गार्ड इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि उनके दुश्मन एक बार उनकी बॉर्डर के अंदर एंटर कर जाएं और उसके बाद ये लोग इन्हें यहाँ से अपने बॉस की मर्जी के बिना हिलने तक का मौका नहीं देंगे। अभी तक जितनी भी भयानक मशीनें रजत और बाकी लोगों ने उस फैक्ट्री में बनाई थी वो सब कार्तिक के इस आइलैंड पर मौजूद थी और उन सबको भी इन दुश्मनों से लड़ने के लिए सही जगह पर सेट कर दिया गया था। सिद्धार्थ और उसके बाकी दोस्तों को लग रहा था कि यहाँ जितने भी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो सब फ्री की दारू और खाना खाने के लिए चले गए होंगे या उनमें से कुछ यहाँ की खूबसूरत लड़कियों के साथ मस्ती करने के लिए चले गए होंगे। इसीलिए उन लोगों को यहाँ की सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। हालांकि इन लोगों को पता नहीं था कि कार्तिक के लिए काम करने वाला एक एक टाइगर सिक्योरिटी गार्ड बहुत ही ज्यादा ईमानदार है। ये लोग कार्तिक की सिक्योरिटी को लेकर किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरत सकते थे, क्योंकि कार्तिक भी इन सब लोगों का अपनी फैमिली की तरह ख्याल रखता था। कार्तिक के टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स में ज्यादातर सारे सिक्योरिटी गार्ड्स आदमी थे और बहुत ही कम लड़कियां सिक्योरिटी ग्रुप में शामिल थी। ये लोग 24 घंटे और 12 महीने कार्तिक के लिए काम करते थे और इस आइलैंड पर रहकर करते थे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम था। जब से बिजनेस आइलैंड बनकर तैयार हुआ था तब से कार्तिक ने यहाँ पर बहुत सारे क्लब्स और अलग अलग तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा दी थी, जो सिर्फ टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए ही थी। और जब ये लोग अपनी ट्रेनिंग या जॉब से फ्री होते थे तो यहाँ पर एंजॉय करने के लिए चले जाते थे। यहाँ पर उनकी लगभग सारी पर्सनल नीड्स का सॉल्यूशन था। वहीं दूसरी तरफ अभी तक कार्तिक आइलैंड पर आई हुई इन खूबसूरत लड़कियों और बाकी मेहमानों से बच के मैनर के डिफेंस और कमांड सेंटर में आ गया था, जो उसी के मैनर में बना हुआ था। और इस वक्त पूरे डिफेंस फोर्स की कमांडर के तौर पर मैगी सबको कमांड दे रही थी और यहाँ पर जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स और बायोनिक मशीनरीज थी उन सबको कमांड कर रही थी। अंदर आते ही कार्तिक ने सीधे सवाल किया, अब सिचुएशन कैसी है? कार्तिक का सवाल सुनकर मैगी ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा, बॉस हमारी सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है। जो लोग यहाँ अटैक करने के लिए आए हैं वो सब हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हमारे जाल में फंस गए हैं। मैगी की बात सुनकर कार्तिक ने सामने की पूरी दीवार पर लगी हुई एक बड़ी सी स्क्रीन पर देखा। इस वक्त इस स्क्रीन पर हिम आइलैंड का मैप शो हो रहा था और उसके ऊपर जो रेड डॉट दिखाई दे रहा था वो कार्तिक के दुश्मनों को इंडिकेट कर रहा था और उसके साथ मैप पर जो ग्रीन डॉट्स थे वो कार्तिक के सबऑर्डिनेट्स थे। जैसे ही कार्तिक ने स्क्रीन पर इतने सारे रेड डॉट्स देखे तो उसने हैरान होते हुए मैगी से पूछा, ओह गॉड, इतने सारे लोग, इन लोगों की कितनी संख्या होगी? कार्तिक को हैरान देखकर मैगी ने बहुत ही शांति से जवाब दिया, ये लोग सब मिलाकर कम से कम 10,000 लोग से ज्यादा होंगे। जैसे ही कार्तिक ने मैगी की बात सुनी तो उसे खुद के दिए हुए ऑर्डर पर रिग्रेट हो रहा था कि उसने अपने दुश्मन की पावर को समझे बिना ही उन्हें अपने आइलैंड पर घुसने दिया। कार्तिक ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, ये तो बहुत सारे लोग हैं, क्या हमारे बॉडीगार्ड्स इनके लिए काफी होंगे? असल में इस पूरे हिम आइलैंड के सारे डिफेंसिव मेजरमेंट्स और अरेंजमेंट्स के साथ साथ इस आइलैंड पर बने कार्तिक के इस आलिशान मैनर के सारे अरेंजमेंट्स शुरू से ही मैगी संभाल रही थी और इस बारे में कार्तिक ने कभी भी मैगी से कोई सवाल नहीं किया था। पर आज जब अचानक उसने इतने सारे दुश्मनों को अपने आइलैंड पर आते हुए देखा तो उसे थोड़ा सा डर लगने लगा और ना चाहते हुए भी उसे मैगी से ये सवाल पूछना पड़ा। कार्तिक को परेशान देखकर मैगी ने उसे शांत करते हुए कहा, बॉस आप चिंता मत कीजिए, ये लोग हमारे लिए ज्यादा परेशानी खड़ी नहीं कर सकते। हमारे आइलैंड का डिफेंस सिर्फ यहाँ दिखने वाले कुछ बॉडीगार्ड्स तक सीमित नहीं है। मैगी की बात सुनकर कार्तिक को अचानक से याद आया कि जब कार्तिक का ये आलिशान मैनर यहाँ पर बन रहा था तब मैगी शुरू में कई बार रजत के लैब में जाया करती थी और वहाँ से कुछ इक्विपमेंट्स लेकर आया करती थी और उन्हें मैनर में अलग अलग जगह पर इंस्टॉल कर देती थी, जिसके बारे में कार्तिक ने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। जैसे ही कार्तिक को ये बात याद आई तो उसे समझ आ गया कि मैगी इतनी शांत इसीलिए खड़ी है क्योंकि उसने पहले से ही सारे इंतजाम कर लिया है। और यही सोचकर उसने थोड़ा क्यूरियस होते हुए मैगी से पूछा, तुमने कहीं पहले से ही रजत से कॉन्टैक्ट करके यहाँ पर कोई अजीब टेक्नोलॉजी इंस्टॉल तो नहीं करवा दी? कार्तिक का ये सवाल सुनकर मैगी ने मुस्कुराते हुए कहा, बॉस वो कोई अजीब टेक्नोलॉजी नहीं है। मैगी की ये बात सुनकर कार्तिक ने अपनी भौहें उचकाते हुए सवाल या नजरों से पूछा, तो फिर क्या है? कार्तिक का सवाल सुनकर मैगी ने बहुत ही प्राउड होकर कहा, ये एक रिमोट कंट्रोल डिफेंसिव डिवाइस है। मैंने जब देखा कि रजत इसका कुछ खास इस्तेमाल नहीं कर रहा तो मैंने उसे इसे अच्छे से डेवलप कर मुझे देने के लिए कह दिया था, क्योंकि रजत ने इसे मजाक में डेवलप किया था और इन सब का बहुत बड़े लेवल पर प्रोडक्शन भी नहीं हुआ था। वैसे तो इस डिवाइस का मॉडल बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, फिर भी इसमें से जो फंक्शन थे वो बहुत ज्यादा अच्छे थे और बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के थे। इसीलिए रजत से टेस्टिंग करवाकर इन्हें यहाँ मैं आइलैंड पर ले आई।
मैगी की बात सुनकर कार्तिक इस वक्त तक और ज़्यादा इस बारे में जानने के लिए क्यूरियस और एक्साइटेड हो गया। हालांकि इस वक्त इन लोगों के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि कार्तिक डिटेल में मैगी से इन सब के बारे में पूछे, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम इन 10,000 लोगों से डील करना था। कार्तिक ये सोच ही रहा था कि तभी हाथ में रखे हुए एक कम्युनिकेटर डिवाइस पर विवान की आवाज़ आई, मैगी, मैं पोर्ट पर टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर आ गया हूँ, अगर तुम कहो तो हम अभी इन लोगों को रोक देते हैं। विवान का सवाल सुनकर मैगी ने अपनी आंखों के सामने लगी हुई उस बड़ी सी स्क्रीन को देखा और कुछ देर सोचकर उसने विवान से कहा, नहीं, कुछ देर इंतजार करो। जितना मुझे समझ है ये दुश्मन 2 ग्रुप्स में बढ़ चुके हैं, जिनमें से एक पहले ही आइलैंड के अंदर घुस चुका है और दूसरा ग्रुप वहीं पोर्ट पर इकट्ठा होकर खड़ा है। मैगी की बात सुनकर विवान ने सवाल करते हुए पूछा, जो लोग वहीं पोर्ट पर इकट्ठा होकर खड़े हैं हम लोग तुरंत उन पर अटैक कर देते हैं, इससे हमारे दुश्मन तो कम हो जाएंगे। विवान की बात सुनकर मैगी ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, अभी तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, क्योंकि जो लोग आइलैंड की तरफ आ रहे हैं वो पोर्ट से ज्यादा दूर नहीं है। अगर तुमने अभी कोई भी एक्शन लिया तो सारे लोग अलर्ट हो जाएंगे और शायद इस सिचुएशन में हम लोग इतने सारे लोगों को रोकने में कामयाब ना हो पाए। कहीं ना कहीं मैगी की कही हुई बात सच थी, इसीलिए विवान ने तुरंत मैगी की बात को एक्सेप्ट करते हुए कहा, ठीक है मैगी, जो तुम ऑर्डर दे रही हो फिलहाल हम उसी को फॉलो करेंगे। विवान की बात सुनकर मैगी ने बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हुए कहा, ठीक है, जब तक मैं अगला ऑर्डर नहीं देती हूँ तब तक सारे लोग अपनी सांस रोककर वहीं खड़े रहो। जैसे ही कार्तिक ने मैगी का ये ऑर्डर सुना तो वो एक पल के लिए एकदम हैरान रह गया। उसने भी नहीं सोचा था कि मैगी इस मिशन के साथ इतना बड़ा रिस्क लेने वाली है। मैगी इन सारे 10,000 लोगों को एक साथ यहाँ बंदी बनाकर रखने वाली थी और इन सबको मौत से भी बदतर सजा देने वाली थी। कार्तिक ने कुछ सोचकर मैगी से कहा, मैगी, तुम्हें इन लोगों के साथ इतना बुरा करने की भी जरूरत नहीं है, बस तुम कुछ बेसिक अरेंजमेंट्स कर दो ताकि हम लोग सेफ रहें। कार्तिक की बात सुनकर मैगी ने उसे एक्सप्लेन करते हुए कहा, बॉस, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा, मैंने इस वक्त जो अरेंजमेंट्स किए हैं वो सबसे ज्यादा अच्छे। अगर विवान और बाकी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स का दुश्मनों के साथ किसी भी तरह का कोई झगड़ा होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान दुश्मन को ही होगा। मैगी की बात सुनकर कार्तिक ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछा, तुम क्या कहना चाहती हो? कार्तिक का सवाल सुनकर मैगी ने सामने दीवार पर लगी हुई बड़ी सी स्क्रीन की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि एक बार ये सारे लोग हमारे आइलैंड पर आ जाएं ताकि उसके बाद विवान और बाकी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स इन्हें पूरी तरह से घेर लें और कहीं से भी इन्हें जाने का मौका न दें, और इसके बाद इन लोगों के पास कहीं से भी हमारी मर्जी के बिना जिंदा वापस जाने का मौका नहीं होगा। मैगी की बात सुनकर कार्तिक ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, अगर ऐसा है तो हम लोगों को वाकई बहुत कम नुकसान होगा। इतना कहकर कार्तिक कुछ सोचने लगा। वहीं दूसरी तरफ मैगी ने इस वक्त जो इंतजाम किए थे वो सब वाकई काफी अच्छे थे और उनकी वजह से दुश्मनों को अपने जाल में फंसाना काफी आसान हो जाएगा। हालांकि ये सब करते हुए एक बड़ी प्रॉब्लम का सामना इन लोगों को करना पड़ेगा और वो ये थी कि 10,000 लोगों को संभालना और उन्हें इस तरह से मात देना बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा हेडेक भी, जिसे इतनी आसानी से सुलझाया नहीं जा सकता था। अगर देखा जाए तो इस वक्त अगर कार्तिक के पास बायोनिक मशीन नहीं होती तो शायद कार्तिक कभी भी इतने सारे लोगों से नहीं लड़ पाता और ना ही खुद को सुरक्षित कर पाता। कुछ सोचकर कार्तिक ने मैगी से सवाल करते हुए पूछा, क्या तुम्हें सच में अपने किए हुए अरेंजमेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास है? क्या तुम्हें लगता है कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए? कार्तिक का सवाल सुनकर मैगी ने हंसते हुए कहा, बॉस, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से अपनी पार्टी एंजॉय कर सकते हैं, आप तक कोई मुसीबत नहीं आएगी। क्या लगता है आपको, मैगी इस वक्त कॉन्फिडेंट है या ओवर कॉन्फिडेंट है? और क्या ये लोग इस वक्त कार्तिक जिस बात को लेकर चिंता कर रहा था वो जायज थी, क्योंकि शुरू में कार्तिक को लगा था कि 1,500 लोग होंगे और आराम से इन लोगों से निपट लिया जाएगा। हालांकि जब कार्तिक ने यहाँ आकर देखा तो उसका तो सिर ही चकरा गया, क्योंकि 10,000 लोगों से डील करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस आइलैंड पर कार्तिक के सारे एम्प्लॉयज आए हुए थे, जिनमें ज्यादातर लड़कियां थी और कार्तिक किसी भी हाल में अपने एम्प्लॉयज को कुछ भी नहीं होने दे सकता था, क्योंकि वो सब उसकी अपनी जिम्मेदारी थे। ऐसा नहीं था कि कार्तिक को अपनी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स और रजत के बनाए हुए बायोनिक रोबोट्स पर विश्वास नहीं था और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ये कितने ज्यादा ताकतवर थे। सवाल ये था कि क्या ये सच में इतने सारे लोगों को रोक पाएंगे? कार्तिक अपनी ही सोच में खोया हुआ था। तभी अचानक से उसके फोन पर घंटी बजने लगी। उसके पास इस वक्त जुनैद का कॉल आया। जुनैद का कॉल देखकर कार्तिक ने जैसे ही फोन उठाया, वो कुछ बोलता उससे पहले ही दूसरी तरफ से आवाज आई, कार्तिक, आप अचानक से कहाँ गायब हो गए? आपको पता है ना, आप इस पूरी पार्टी की आंखों के तारे हैं। अगर एकदम से आप कहीं चले जाएंगे तो यहाँ पार्टी में आई हुई इन खूबसूरत लड़कियों को कौन संभालेगा? जैसे ही कार्तिक ने जुनैद की बात सुनी तो वो एकदम से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, असल में मुझे इस वक्त थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा था और उसी वक्त तुम्हारा फोन आ गया। कार्तिक की बात सुनकर जुनैद ने परेशान होते हुए कहा, क्या हो गया, सब ठीक तो है? कार्तिक, जुनैद और अमन तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे और कार्तिक इन लोगों से कभी भी कुछ भी नहीं छुपाता था। इसीलिए उसने जब देखा कि जुनैद उसके लिए परेशान हो रहा है तो उसने जुनैद से कहा, मैं अभी जो तुम्हें बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना और किसी से भी कुछ मत कहना। असल में अचानक से बहुत सारे अनजान लोगों ने हमारे आइलैंड पर अटैक कर दिया है। क्या तुम अपने साथ कुछ बॉडीगार्ड्स लेकर आए हो? अगर लेकर आए हो तो तुरंत उन्हें मेरे महल की सबसे मेन बिल्डिंग पर लगा दो ताकि कोई अंदर ना आ सके। जैसे ही जुनैद ने कार्तिक की बात सुनी तो वो एकदम से हैरान रह गया। हैरान होते हुए बोला, अब अचानक से दुश्मन कहाँ से आ गए? कार्तिक, अगर तुम कहो तो मैं अभी अपने शहर से अपने लोगों को बुला लेता हूँ, वो यहाँ तुरंत पहुंच जाएंगे। जुनैद की बात सुनकर कार्तिक ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं, फिलहाल हमारे पास इतना टाइम नहीं है, जब तक तुम्हारे लोग यहाँ आएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। कार्तिक की बात सुनकर जुनैद ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, तो अब क्या करें? जुनैद की बात सुनकर कार्तिक ने उससे कहा, मैंने कुछ अरेंजमेंट्स कर दिए हैं, तुम सब लोग बस मेरे ऑर्डर को फॉलो करो। फिलहाल जितने भी लोग पार्टी में हैं उन सबको मेरे मैनर के अंदर लेकर आओ और वहीं पार्टी करो। किसी को भी पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, बस बाहर मत निकलना। तुम अपने साथ यहाँ पर जो गार्ड्स लेकर आए हो उन्हें अपने मैनर की सिक्योरिटी पर लगा दो, बाकी बाहर जो हो रहा है वो सब हम पर छोड़ दो। कार्तिक की बात सुनकर जुनैद ने थोड़ा सोचते हुए अपने फोन को दबाते हुए कहा, ठीक है, तुमने जो कहा है वो सब मैं अभी जाकर करता हूँ। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि कोई आज रात यहाँ हम लोगों पर इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने की कोशिश करेगा। बस एक बार मुझे पता चल जाएगी किसने इतनी हिम्मत की है, कौन है जो यहाँ तक पहुंच गया। जुनैद की बात सुनकर कार्तिक ने हंसते हुए कहा, अभी तक तो मुझे इस बारे में पक्का नहीं है पता, पर जो भी है एक बार हमारे हाथ लग जाए उसके बाद तुम्हें भी पता चल जाएगा। इतना कहकर कार्तिक ने फोन रख दिया और बाहर की तरफ साशा को ढूंढने के लिए चला गया। जैसे ही कार्तिक को साशा मिली उसने तुरंत उसे ऑर्डर देते हुए कहा, साशा, सभी लोगों को घर के अंदर लेकर चले जाओ और वहीं पर अपनी पार्टी कंटिन्यू करो, बाहर मत निकलना। अचानक से कार्तिक से इस तरह का ऑर्डर सुनकर साशा परेशान हो गई और उसने परेशान होते हुए कार्तिक से पूछा कि अचानक से तुम इस तरह क्यों कह रहे हो?
बाहर सब लोग काफ़ी मस्ती कर रहे हैं। साशा का सवाल सुनकर कार्तिक ने इस बात को पलटते हुए कहा, बाहर काफ़ी ठंड हो गई है, ये सारे लोग ठंड में बीमार हो जाएंगे इस वक्त। कुछ देर पहले तो ये सब लोग पानी में मस्ती कर रहे थे। मुझे भी डर है कि कहीं यहाँ आते आते इन लोगों को कुछ बुरा एक्सपीरियंस ना करना पड़े, इसलिए जल्दी करो, इन सब लोगों को बोलो कि सब अंदर चले जाएं। कार्तिक की बात सुनकर एक बार साशा को थोड़ी शर्म आ गई, क्योंकि कुछ देर पहले तक वो भी बाकी लड़कियों की तरह स्विमिंग पूल में डांस कर रही थी। उसने धीरे से कहा, ठीक है मैं भी कर देती हूँ। साशा को ऑर्डर देने के बाद कार्तिक मैगी के पास आ गया। इस वक्त मॉनिटरिंग स्क्रीन के थ्रू उन लोगों को सब कुछ दिखाई दे रहा था। इस वक्त स्क्रीन पर साफ साफ देखा जा सकता था कि सिद्धार्थ ने अपनी टीम को 2 ग्रुप्स में बांटा था, और दूसरा ग्रुप जब धीरे धीरे आइलैंड की तरफ बढ़ रहा था, इस ग्रुप में सिद्धार्थ खुद भी था और उसके साथ साथ बाकी सारे सेकेंडरी जनरेशन के लड़के भी थे। हालांकि इनमें से किसी को भी पता नहीं था कि इस वक्त सिद्धार्थ के दिमाग में चल क्या रहा है। सिद्धार्थ अपने साथ जितने भी बॉडीगार्ड्स को लेकर आया था वो सब प्रोफेशनल थे, और सिद्धार्थ इन लोगों को अपने साथ लेकर इसलिए चल रहा था क्योंकि वो जानता था कि अगर आइलैंड पर कार्तिक के सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है तो भी वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकता है। इसीलिए उसने सबसे पहले अपने एक ग्रुप के बॉडीगार्ड्स को आगे भेजा, और जब वो लोग आगे चले गए तो खुद उनके पीछे पीछे जाने लगा, और ये सब लोग एक दूसरे को बहुत पास से फॉलो कर रहे थे। ऐसे में अगर इनमें से कोई भी एक ग्रुप किसी भी तरह के ट्रैप में फंसता है तो दूसरा खुद को सतर्क कर सकता था और अपने आप को बचा सकता था। जैसे जैसे सिद्धार्थ और बाकी सारे अमीर लड़के कार्तिक के आइलैंड पर आगे की तरफ बढ़ रहे थे, उन लोगों की हैरानी बढ़ती जा रही थी। तभी उनमें से एक लड़के ने सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ ये आइलैंड इतना भी बुरा नहीं है। अभी शिप पर हमने जो ड्रोन के थ्रू फुटेज देखी थी वो तो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थी, इसीलिए हम लोगों को उतना ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था, पर यहाँ आने के बाद तो मुझे ये आइलैंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस आइलैंड को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उस कार्तिक मित्तल ने इसे बनाने में काफ़ी एफर्ट्स लगाए हैं और बहुत पैसा खर्च किया है। लगता है बहुत बड़ी पार्टी कर रहा है ये। अरे इस लड़के को अच्छे से पता है कि अपनी अमीरी को कैसे जीना है और ज़िंदगी के मज़े कैसे लेने हैं। कुछ देर पहले इन लोगों ने आसमान में जो ड्रोन भेजा था वो काफ़ी ऊंचाई पर था, इस वजह से इन लोगों को बस ऊपरी तौर पर ही कुछ आइडिया लग पाया था कि आइलैंड की इस वक्त क्या सिचुएशन है। हालांकि इस फुटेज में इन लोगों को यहाँ के बारे में डिटेल में कुछ खास पता नहीं चला था, और इसका भी सबसे बड़ा कारण ये था कि इस आइलैंड पर ज़्यादातर गहरे जंगल थे और कार्तिक के इस आलीशान घर को चारों तरफ से बड़े बड़े घने पेड़ों ने घेर रखा था। जैसे जैसे ये सारे लोग आइलैंड पर आगे की तरफ बढ़े जा रहे थे वैसे वैसे इन्हें हिम आइलैंड की खूबसूरती का अंदाजा होता जा रहा था, और ये सब लोग इस खूबसूरती में खोए जा रहे थे। कार्तिक ने अपने आलीशान महल जैसे घर के सामने एक बड़ा सा गार्डन भी डेवलप किया था, और यहाँ पर लगे हुए अलग अलग तरह के फूलों की खुशबू चारों तरफ महक रही थी। साइड में सफ़ेद कलर के लैंप लगे हुए थे जिनसे आती हुई रोशनी इस घर को और इस गार्डन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। कहीं ना कहीं बीच में पेड़ों पर छोटे छोटे खूबसूरत लैंप लगे हुए थे जो आसपास के नज़ारे को बिल्कुल ज़्यादा लाइवली बना रहे थे। इस वक्त हर एक बढ़ते कदम के साथ इन लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे इनके कदम किसी खूबसूरत स्वर्ग की भूमि पर पड़ गए हों। यहाँ चारों तरफ बहुत ज़्यादा शांति थी, और ये शांति इन लोगों को बहुत ज़्यादा सुकून दे रही थी। हालांकि यहाँ पर जो बात इन्हें और भी ज़्यादा शॉकिंग लग रही थी वो ये थी कि इतने घने जंगल में भी यहाँ पर काफ़ी सॉफ्ट घास उगी हुई थी, और अलग अलग तरह के नेशनल और इंटरनेशनल वेरिएंट्स के फ्लावर्स उगे हुए थे जिनसे आती हुई फूलों की फ्रेग्रेंस इन लोगों को मदहोश कर रही थी। रात के टाइम पर चलते हुए फूलों को देखना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इस तरह के फूल बहुत कम होते हैं जो रात के समय खिलते थे, और इन सब चीज़ों को देखकर यहाँ के हर एक स्पेशल सीनरी को देखकर सिद्धार्थ और उसके बाकी साथियों को ऐसा लग रहा था जैसे वो इस वक्त कोई बॉलीवुड की बहुत खूबसूरत फैंटासी मूवी देख रहे हों जिनमें एक खूबसूरत स्वर्ग को दिखाया जाता है। इन लोगों ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये सारे लोग जो कुछ इन्हें सिर्फ स्पेशल इफेक्ट्स के थ्रू किसी मूवी में देखने को मिलता था वो सब कुछ यहाँ अपनी आंखों से इस वक्त लाइव देख सकते थे। सारे लोग सब कुछ भूलकर इस आलिशान आइलैंड को देख रहे थे। तभी उनके किसी बॉडीगार्ड ने सिद्धार्थ और बाकी लोगों से कहा, बॉस मुझे अभी भी याद है जब से इस पूरे रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड को विजिटर्स और टूरिस्ट के लिए खोला गया है तब से बहुत से लोग यही कहते हैं कि इस आइलैंड को देखने का असली मजा सिर्फ रात में आता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। पास में ही एक खूबसूरत झील भी है, और तो और इस रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड का नाम इस जगह पर इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ पर महीने में एक बार फुल मून दिखाई देता है और वो अपने आसपास के लोगों को पूरी तरह से मदहोश कर देता है। मैंने तो ये भी सुना है कि यहाँ के पेड़ पौधे भी रात के टाइम पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। हाँ बॉस, मैंने भी एक बार इस बारे में सुना था, पर बाकी लोगों का कहना था कि ये सब झूठी कहानियां हैं इस आइलैंड को पॉपुलर करने के लिए, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ सच में इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। बॉस, कहीं ये सामने दिख रहा फूल जेन रेजेंट फ्लावर तो नहीं है? क्या सच में इतना रेयर फ्लावर भी इस आइलैंड पर मिल सकता है? भगवान जाने, पर सच कहूँ तो यहाँ पर इतने डिफरेंट तरह के फ्लावर्स और इस गार्डन की डेकोरेशन को देखकर मुझे अच्छे से समझ आ रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया गया है, और दुनिया का शायद ही कोई ऐसा पेड़ हो जो यहाँ पर ना लगाया गया हो। ये पूरा रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड किसी बहुत बड़े खजाने से कम नहीं है। ये सारे सबॉर्डिनेट्स जो इस वक्त बहुत ध्यान से इन सब के बारे में बातें कर रहे थे, ये सब लोग इंडिया के ही थे। हालांकि जो लोग ये सारी बातें सुन रहे थे वो सब इंटरनेशनल थे और म्यांमार से आए थे, इसीलिए इन सब लोगों को इन पौधों और पेड़ों के बारे में जानकर काफ़ी हैरानी हो रही थी। यहाँ आइलैंड से कार्तिक के मैनर तक जाने का रास्ता थोड़ा सकरा था, इसीलिए सब लोगों को बड़े बड़े वुडन लॉग्स के ऊपर चलकर जाना पड़ रहा था। 10,000 लोगों को साथ लेकर आया सिद्धार्थ भी इस वक्त इसी तरह के वुडन लॉग्स पर चल रहा था और अपने सबॉर्डिनेट्स के बीच होती हुई बातों को ध्यान से सुन रहा था। लोगों की बातें सुनते सुनते अचानक से सिद्धार्थ को कुछ एहसास हुआ और वो उस रास्ते को देखने लगा जहाँ से होकर इस वक्त वो सारे लोग जा रहे थे। तभी उसे इतने अंधेरे में भी एक चमकती हुई हल्की रोशनी आती हुई दिखाई दी, और ये रोशनी किसी लाइट की रोशनी से अलग थी। जैसे ही सिद्धार्थ ने इस रोशनी का पीछा किया तो उसकी आंखें लगभग फैल गई और हैरानी से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। क्या लगता है आपको, ऐसा क्या देखा होगा सिद्धार्थ ने वहां? जानने के लिए सुनते रहिए। सिद्धार्थ ने अचानक अपने रास्ते पर एक नजर दौड़ाई और वहां उसे एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी।
कुछ सोचकर सिद्धार्थ वहां से साइड में बनी हुई गली में चला गया और जैसे ही उसने उस रोशनी का पीछा किया तो उसकी आंखें एकदम दंग रह गई। अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बहुत ध्यान से नीचे की ओर बनी हुई सड़क को देखने लगा। और जैसे ही सिद्धार्थ ने बहुत ध्यान से उस सड़क को देखा तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने थोड़ा धीरे से पर बहुत एक्साइटेड होते हुए कहा, ग्रीन माउंटेन जेट। सिद्धार्थ ने इस वक्त बहुत ही धीरे से बोला था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को भी इस बात का पता चले या कोई भी उसकी इस एक्साइटमेंट को देखे। सिद्धार्थ को अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो इस बात को और ज्यादा पक्का करना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी कमर पर बंधे हुए एक डैगर को निकाला। फिर उसने सड़क पर लगे हुए जेड स्टोन को थोड़ा सा कुरेद कर बहुत ध्यान से उस टुकड़े को अपने हाथ में लिया और देखने लगा। वो बहुत हैरानी से उस स्टोन को अपनी पारखी नजरों से चेक करने लगा। जैसे ही उसने ध्यान से उस जेड स्टोन के टुकड़े को देखा तो उसके चेहरे के रंग एकदम से बदल गए, क्योंकि चाहे वो माने या ना माने पर उसके हाथ पर इस वक्त सबसे ज्यादा रेयर ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन का टुकड़ा रखा हुआ था। वो बात अलग है कि ये टुकड़ा सिर्फ एक जेड एम्ब्रो था जिसे ऊपर से पॉलिश किया गया था। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं था, पर एक बात अभी भी सच थी कि ये ग्रीन माउंटेन जेड था। इस वक्त ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन को देखकर सिद्धार्थ के मन में अलग अलग तरह के इमोशंस आ रहे थे। उसने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कार्तिक को कोसते हुए कहा, कार्तिक मेंटल तो बहुत ज्यादा खर्चीला है, इसने जेड स्टोन को सड़कों पर गिरा रखा है। आखिर ऐसी भी क्या अमीरी है इसके पास जो इतनी महंगी चीजों तक की कोई कदर नहीं। सिद्धार्थ ने कभी नहीं सोचा था कि कार्तिक जेड स्टोन का इस्तेमाल अपना आलीशान महल जैसा घर बनाने के लिए नहीं करेगा, बल्कि इस जेड स्टोन का इस्तेमाल करके इसे रोड पर भी बिछा देगा। कार्तिक ने अपने इस आलीशान महल को बनाने के लिए जितने जेड स्टोन का इस्तेमाल किया था उसका अनुमान लगाना ही अपने आप में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग था। और ऊपर से अब कार्तिक ने इस तरह अपने पूरे आइलैंड पर जेड स्टोन को बिखेर करके रखा हुआ था जिसे वो जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता था। सिद्धार्थ को तो इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कार्तिक दुनिया का सबसे बेवकूफ आदमी है जिसे पैसों की कोई परवाह नहीं है। वो एक लग्जरी लाइफ को जीने के लिए उसको मिली हुई उस शोहरत का इस्तेमाल इस तरह से कर रहा है। इस वक्त जो नज़ारा अभी अभी सिद्धार्थ ने देखा था उसके बाद वो कैसे अपनी जगह से हिल सकता था। सिद्धार्थ का इस आइलैंड पर आने का सबसे बड़ा कारण तो इस पूरी जेड स्टोन माइन को सीज करना था, पर उसकी किस्मत और बदकिस्मती के बारे में कुछ भी कहना थोड़ा सा मुश्किल था। एक तरफ ये बात सच है कि कार्तिक ने उसके साथ जो किया था उसका बदला लेने के लिए सिद्धार्थ इतने सारे लोगों के साथ यहाँ पर आइलैंड पर आया था और यहाँ आते ही उसे जेड स्टोन की ये पूरी खदान दिख रही थी और वो भी बहुत आसानी से। ये उसकी खुशकिस्मती थी और जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी वो मिशन इतनी जल्दी उसके इतनी करीब आ जाएगा, इस बात का अंदाजा भी उसने अपने सपने में भी नहीं लगाया था। अब सिद्धार्थ ना सिर्फ कार्तिक से बदला लेने वाला था बल्कि साथ ही साथ ये पूरी जेड माइन उसके हाथों से छीन कर ले जाने वाला था। इस वक्त सिद्धार्थ को ऐसा लग रहा था जैसे वो एक तीर से दो निशाने लगा रहा है। उसके दोनों निशाने बिल्कुल सही लगने वाले हैं। जैसे ही सिद्धार्थ के मन में अपनी जीत का ये ख्याल आया तो वो खुद को रोक नहीं पाया और जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगा। जैसे ही उसके साथियों ने सिद्धार्थ की आवाज़ सुनी तो सब लोग क्यूरियस होकर उसकी आवाज़ का पीछा करने लगे। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ क्या हो गया? ठीक हो ना तुम? ऐसा भी क्या हो गया कि जो तुम इतने खुश हो रहे हो? हमें भी तो बताओ, हम भी तुम्हारे साथ खुश होना चाहते हैं। इतने सारे सवाल सुनकर सिद्धार्थ ने हंसना बंद कर दिया और उन सब लोगों को अपनी काली गहरी आंखों से देखते हुए कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोला, सबसे पहले इसी बारे में तुम लोगों से बात करना चाहता हूँ मैं। तुम लोगों को इस आइलैंड पर जो कुछ लेकर जाना है वो लेकर जा सकते हो। सिर्फ यहाँ पर जो जेड स्टोन है वो सब मेरे हैं और तुम में से कोई भी जेड स्टोन का एक टुकड़ा भी नहीं छुएगा। जैसे ही वहां खड़े हुए लोगों ने सिद्धार्थ की बात सुनी सब लोग एकदम से हैरान हो गए, हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उन सब लोगों के चेहरे पर कंफ्यूजन इस वक्त साफ साफ दिखाई दे रही थी। सब लोगों ने एक साथ एक ही स्वर में बोला, जेड। एक लड़का जो सबसे आगे खड़ा था और देखने में काफी अच्छा था वो एकदम से डर गया और डरते हुए बोला, सिद्धार्थ अब ये मत कहना कि तुम्हारे हाथ में जो इस वक्त जेड स्टोन जैसा टुकड़ा दिख रहा है वो सच में ग्रीन माउंटेन जेड है। क्या ग्रीन माउंटेन? क्या बकवास कर रहे हो? ग्रीन माउंटेन जेड यहाँ पर कहाँ से आएगा? इस वक्त वहाँ जितने भी लोग खड़े हुए थे सारे लोग बहुत हैरान थे, किसी से भी कुछ बोलते नहीं बन रहा था। इस वक्त किसी को भी एक दूसरे की बात समझ नहीं आ रही थी। सबकी आंखों में ढेर सारे सवाल थे और सब लोग सिद्धार्थ को ही देख रहे थे। यहाँ पर जितने भी अमीर लड़के खड़े हुए थे सब जेड सर्कल से ही थे। भले ही ये लोग कितने भी ज्यादा अनडिसिप्लिन क्यों ना हो, भले ही इन लोगों ने कभी भी अपने पेरेंट्स के बिजनेस में उनका हाथ ना बटाया हो, पर फिर भी इन लोगों को जेड स्टोन के बारे में कुछ ना कुछ पता था जो इन लोगों के लिए काफी था। ये सब लोग बचपन से अपने पेरेंट्स को जेड स्टोन की क्वालिटी के बारे में बातें करते हुए सुनते आए थे और उसी एटमॉस्फेयर में जीते हुए आ रहे थे। इसीलिए इन लोगों को आसानी से इतना समझ आ जाता था कि कौन सा जेड स्टोन किस क्वालिटी का है और कितना कीमती है। इन सब लोगों को अच्छे से पता था कि ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन की सबसे अच्छी क्वालिटी की कीमत इस दुनिया में इस वक्त क्या है और ये सब लोग ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान थे। इन सब लोगों ने आज तक ज्यादातर फिर्मामेंट माउंटेन जेड को ही सबसे ज्यादा एंटिक माना था और अब इस जेड स्टोन की नक्काशी कर दी जाती थी तो उसके बाद इसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा मिलियन और बिलियन रुपीस में हुआ करती थी। पर इनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक दिन यहाँ इस आइलैंड के ऊपर ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन मिल जाएगा जिसकी कीमत इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। अगर आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि इस पत्थर की कीमत जो चाहे वो लग सकती थी और जितनी चाहे उतनी लग सकती थी। इस वक्त सिद्धार्थ और उसके साथ आए हुए सारे अमीर लड़के नीचे जमीन की तरफ बने हुए उस कच्ची सड़क के रास्ते को ही देख रहे थे जो बहुत गहराई से आइलैंड में बनी हुई थी और ये पूरी रोड ग्रीन माउंटेन के ही लो लेवल के जेड स्टोन से बनी हुई थी। इस सड़क को देखकर इन लोगों की आंखें एकदम चमक उठी थी और कहीं ना कहीं हैरानी से बाहर भी आ रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ इन लोगों के मन में इस वक्त कार्तिक का वो घर दिमाग में आ रहा था जिसे चारों तरफ से जेड स्टोन लगाकर बनाया गया था। अभी तक इन लोगों की हालत खराब हो चुकी थी। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये किस तरह से इस बात पर रिएक्ट करें।
ये लोग खुश भी थे और थोड़े डरे हुए भी थे, पर अगर देखा जाए तो ये लोग इस वक्त कुछ भी कर नहीं सकते थे। पर थोड़े से परेशान ज़रूर हो गए थे, क्योंकि ये बात सच थी कि जिस जगह पर इस वक्त ये लोग खड़े हुए हैं वो पूरी तरह से सोने की खदान है, जिससे जितने चाहो उतने पैसे बना सकते हो। वहीं दूसरी तरफ अभी अभी इस प्राइसलेस ट्रेजर की कीमत लगाने से पहले सिद्धार्थ ने इसे अपना बता दिया था। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ इस वक्त अपने साथ आए हुए साथियों की आंखों में ग्रीन चमक को देख सकता था, जो इस काली अंधेरी रात में भी उन सब की आंखों में काफ़ी ज़्यादा चमक रही थी। और ये देखकर साफ पता चल रहा था कि ये सारे लोग इस ग्रीन जेड स्टोन से बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो चुके हैं। वैसे भी अब सबको सब कुछ पता चल चुका था, इसीलिए सिद्धार्थ को कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं थी। उसने सहमत होते हुए उन सब लोगों से कहा, तुम सब लोग सही समझ रहे हो, मेरे हाथ में इस वक्त जो पत्थर का टुकड़ा है वो ग्रीन माउंटेन जेड है। मुझे तो डर लग रहा है कि ये पूरी सड़क और ये पूरा आलिशान महल ग्रीन माउंटेन जेड से ही बना हुआ है। जैसे ही वहाँ खड़े हुए सिद्धार्थ के साथियों ने ये बात सुनी तो उन सब ने हैरानी से अपने हाथ अपने मुंह पर रख लिए और उन सब की आंखें लगभग बाहर आ गई। क्या कहा? सच में? ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। ये आदमी कार्तिक मित्तल ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन का इस्तेमाल सड़क बनाने के लिए कर रहा है, और साथ ही साथ इतने महंगे जेड स्टोन का इस्तेमाल उसने अपने घर की दीवारों को बनाने में कर रखा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस आदमी का दिमाग खराब हो गया। भगवान के दिए हुए इतने खूबसूरत तोहफे को ये पूरी तरह से नाजायज़ फायदा उठा रहा है। वैसे तो इन सब लोगों ने पहले ही इस बात को नोटिस कर लिया था कि शायद ये घर भी जेड स्टोन से बना हुआ है, पर जब इन लोगों को पता चला कि ये सड़क भी जेड स्टोन से बनी हुई है तो इन सब लोगों का दिमाग चकराना शुरू हो गया। ड्रोन से आने वाले पिक्चर के थ्रू इन लोगों को सिर्फ एक आइडिया लग रहा था कि शायद तक यहाँ पर ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन है, पर अब जो नज़ारा ये लोग अपने सामने देख रहे थे उसके बाद तो इन्हें अमीरी की डेफिनेशन ही बदलनी पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे लाखों अमीर लोगों के दिलों को इस वक्त कार्तिक ने तोड़ दिया हो, क्योंकि सेकंड जनरेशन के लोगों के लिए ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन से बने हीरे मोतियों को पहनना अपने आप में एक बहुत बड़ी शोभा की बात होती थी। कहाँ तो ये सब लोग जेड स्टोन के छोटे से टुकड़े को लेकर इतना ज़्यादा इतरा रहे थे, यहाँ तक कि पूरे म्यांमार में इन लोगों ने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई हुई थी। पर आज अपने सरदार को अपने जेड स्टोन को इस तरह सड़क पर बिछा हुआ देखकर इन लोगों की आंखें बाहर आ गई थी। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये किस तरह से रिएक्ट करें। यहाँ पर बनी हुई छोटी सी सड़क इन लोगों के और इनके पूरे परिवार की कमाई से भी ज़्यादा महंगी थी। इतनी ज़्यादा अमीरी और सामने का खजाना देखकर इन लोगों की आंखें ग्रीन कैसे नहीं होती। अभी तक सिद्धार्थ के साथ आए हुए बहुत सारे लोगों ने तो मन ही मन में छोटे छोटे प्लान बनाने शुरू कर दिए थे और कहीं ना कहीं उन्हें एग्जीक्यूट करने के बारे में सोच रहे थे। हालांकि सिद्धार्थ को अपने साथियों के बनाए हुए इन छोटे छोटे प्लान्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो पूरा का पूरा खजाना अपने साथ ले जाने की सोच रहा था। तभी कुछ सोचकर सिद्धार्थ ने उन लोगों को वार्निंग देते हुए कहा, मैं तुम सब लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ, तुम लोग अपनी हद में रहना और मेरे साथ गद्दारी करने के बारे में सोचना भी मत। और हाँ, जैसे ही आज रात का मैटर सॉल्व हो जाएगा उसके बाद किसी को भी बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने की इजाज़त नहीं होगी। आई बात समझ में? क्या लगता है आपको, क्या कार्तिक को अपने इस आइलैंड को बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा या फिर सिद्धार्थ ने अपने सारे लोगों को एक ही बार में वार्निंग दे दी थी कि कोई भी उसकी इस जेड स्टोन माइन की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेगा। तभी उनमें से एक साथी ने सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ क्या तुम हम लोगों को इस पूरी माइन में से थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं दोगे? जैसे ही सिद्धार्थ ने ये बात सुनी तो उसके चेहरे पर मर्डरर वाले लुक्स आ गए। उसने बहुत ही ठंडे लहजे में कहा, तुम सब लोग अपने सपने में भी ऐसा मत सोचना। यहाँ मिलने वाले जेड स्टोन माइन का एक एक कतरा सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला का है। यहाँ की हर एक चीज पर शुक्ला परिवार का हक है और किसी को भी यहाँ से कुछ भी ले जाने की कोई इजाजत नहीं। अगर तुम में से किसी ने भी मेरी मर्जी के बिना एक भी टुकड़ा जेड स्टोन का छूने की कोशिश की तो फिर मैं तुम लोगों के साथ क्या करूंगा तुम सोच भी नहीं सकते। और मुझसे माफी की उम्मीद तो बिल्कुल मत रखना। मेरे आसपास इस वक्त चाहे जो भी खड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर किसी के भी दिमाग में इस वक्त कोई भी प्लानिंग या प्लॉटिंग चल रही है तो तुरंत अपने दिमाग से निकाल दे, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को कुछ करने के लिए जिंदा भी नहीं छोड़ता। तो इसी तरह सिद्धार्थ ने सारे लोगों को मारने की धमकी दे दी और जिसके बाद किसी का भी कुछ भी बोलने का ना तो मन था और ना ही किसी की हिम्मत हो रही थी। सिद्धार्थ शुक्ला की आंखों में ये सारे सेकेंडरी जनरेशन के लोग और उसके साथ आए हुए उसके साथ ही किसी पैरासाइट के जैसे उसके परिवार के साथ जुड़े हुए थे। सिद्धार्थ को ना तो पहले इन लोगों की परवाह थी और ना ही आज इन लोगों की परवाह है। वो जब चाहे इन लोगों को मार सकता था और ये सब करने में उसे किसी भी तरह की कोई दया दिखाने की जरूरत नहीं थी। सबसे पहले जब इन सब लोगों ने सिद्धार्थ की आवाज सुनकर उसका पीछा किया और इस ग्रीन माउंटेन जेड से बनी रोड को देखा तो सब लोग हैरान रह गए। सब लोगों के मन में सबसे पहला ख्याल यही आया था कि सिद्धार्थ बाकी सब लोगों के साथ इस जेड स्टोन माइन को बांटेगा, पर उसने तो साफ साफ ऐसा करने से मना कर दिया था और पूरी जेड स्टोन माइन को सिर्फ अपना बताया था। सिद्धार्थ के साथ आए हुए बाकी सारे अमीर लड़के सिद्धार्थ के मुकाबले बहुत कमजोर थे और कहीं ना कहीं इन्हें हमेशा से ही सिद्धार्थ की गुलामी करने की आदत पड़ गई थी, जिसकी वजह से चाहते हुए भी ये लोग सिद्धार्थ के इस फैसले का विरोध नहीं कर पा रहे थे। वहीं इन सब लोगों पर हुक्म चलाते चलाते सिद्धार्थ को भी एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलने लगा था और अब अगर उसके सामने खड़े हुए ये अमीर लड़के उसके विरोध में भी चले जाएं तो भी सिद्धार्थ को इन लोगों से कोई डर नहीं लग रहा था। अपने सामने इतना बड़ा खजाना देखने के बाद भी ये लोग ना तो इसे छू सकते थे और ना ही इसे पाने का सपना देख सकते थे और ये बात उन सब लोगों को दिल ही दिल में बहुत ज्यादा दर्द दे रही थी। पर इस बात से किसी को क्या फर्क पड़ रहा था? किसी को यानी सिद्धार्थ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके साथ आए हुए उसके साथ ही उसके इस डिसीजन से डिससेटिस्फाई हैं। जिन भी लोगों को सिद्धार्थ के इस फैसले से दिक्कत थी वो सारे लोग इस बात को सिर्फ अपने दिल में रख सकते थे, क्योंकि अगर ये बात उनकी जुबान तक आ गई तो शायद सिद्धार्थ उनकी जुबान काटने में देर भी नहीं लगाएगा। सिद्धार्थ शुक्ला और इन बाकी सबऑर्डिनेट्स के बीच में जमीन आसमान का फर्क था और इस बात का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता था कि सिद्धार्थ शुक्ला अपने साथ इस वक्त 8000 बॉडीगार्ड्स लेकर आया था और ये सारे लोग मिलकर सिर्फ 2000 बॉडीगार्ड्स लेकर आए थे।
अगर ये लोग सिद्धार्थ के साथ कुछ करने की कोशिश भी करते हैं तो सिद्धार्थ के ये लोग इन सबको यहीं मौत के घाट उतार देंगे और शायद इन लोगों की बॉडी भी इनके घर में कभी वापस ना पहुंचे। और अगर ये लोग सिद्धार्थ शुक्ला का साथ ना देने की बात कहते हैं और वापस अपने घर पर लौट जाते हैं तो भी इन लोगों के लिए मुसीबत थी, क्योंकि सिद्धार्थ के एक इशारे पर उसका परिवार इन सारे लोगों के परिवारों को बर्बाद कर सकता था और ये लोग इस बात को कभी भी झेल नहीं सकते थे। सिद्धार्थ की इतनी बड़ी धमकी सुनकर ये सारे लोग बस अपने दांत पीस कर रह गए। किसी में भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। इन लोगों को समझ आ गया था कि ये लोग जेड स्टोन को हाथ नहीं लगा सकते हैं, पर यहाँ से सिद्धार्थ के कहने पर जेड स्टोन के अलावा कुछ भी लेकर जा भी नहीं सकते। हालांकि इन सब लोगों को लगता था कि जेड स्टोन के अलावा इस पूरे आइलैंड पर कुछ भी बहुत अच्छा यानी वैल्यूएबल नहीं है। इन लोगों को बस बचा कुछा ही सब मिलेगा और वो भी अगर सिद्धार्थ की मर्जी हुई तो। इन लोगों को दिल ही दिल में रोना तो आ रहा था कि इतनी अच्छी किस्मत इन लोगों की आंखों से उड़ते हुए साफ जा रही थी और ये लोग चाहकर भी उसे पकड़ नहीं सकते थे और ना ही पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। इन लोगों के पास अब कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था सिवाय सिद्धार्थ शुक्ला का साथ देने के। इसीलिए उनमें से एक ने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कहा, सिद्धार्थ तुम चिंता मत करो, तुमने जो भी रूल्स हम लोगों के लिए सेट किए हैं हम कभी भी उन्हें तोड़ेंगे नहीं। हाँ सिद्धार्थ, हमें पता है कि पैसों से ज़्यादा हमारी ज़िंदगी इंपॉर्टेंट है। तुम चिंता मत करो, हम तुमसे वादा करते हैं कि हम इस पूरे आइलैंड पर मिलने वाले एक भी जेड स्टोन के टुकड़े को हाथ नहीं लगाएंगे, बल्कि हम तो इस बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। ये सारे लोग भले ही इस वक्त सिद्धार्थ के लिए अपने मुंह से शहद उगल रहे हों, ये बात सच है कि इनके मन में जहर भरा हुआ था और आंखों में आंसू जैसे ये छुपते छुपाते अपनी आंखों से बहा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ ने जैसे ही अपने साथियों के बातें सुनी और उनके वादे सुने तो उसका चेहरा जो अभी तक किसी का खून करने के लिए तैयार था वो फिर से नॉर्मल हो गया। यही सब सोचकर सिद्धार्थ ने इन लोगों को फिर से इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, तुम लोगों को सिर्फ इतना ही नहीं करना है बल्कि इस बात का भी ख्याल रखना है कि आज यहाँ पर जो कुछ भी होगा उसके बारे में बाहर की दुनिया को किसी भी तरह से पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने सुना कि ये बात बाहर फैली है तो मुझे तुम लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुम लोगों के साथ मैं क्या क्या कर सकता हूँ। आई ना बात समझ में तुम लोगों को? जैसे ही बाहर खड़े हुए लोगों ने फिर से सिद्धार्थ का गुस्से से लाल चेहरा देखा तो उन लोगों ने एक साथ हामी भरते हुए कहा, मैं समझ गया सिद्धार्थ, अगर किसी ने भी अपना मुंह खोला तो उसे बहुत बुरी मौत मिलेगी। हमें पता है कि हमें क्या करना है। मैं अपनी तरफ से वादा करता हूँ कि एक भी शब्द किसी से भी नहीं कहूंगा, वरना तुम हमारी जान ले लोगे। इन सब लोगों ने एक साथ ऊपर देखते हुए कसम खा ली और किसी ने भी कुछ भी ना बोलने के लिए तुरंत सिद्धार्थ को विश्वास दिला दिया। अब जाकर कहीं सिद्धार्थ को थोड़ी बहुत संतुष्टि हुई थी, उसने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया था। तो वहीं दूसरी तरफ कार्तिक ने अभी तक अपने आइलैंड पर लगे हुए सर्वेलांस कैमरा के थ्रू इन सब लोगों को टीवी स्क्रीन पर देख लिया था। कार्तिक ने लगभग गुस्से से स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी ये लोग वही हैं जिन्हें आज सुबह मैंने समुद्र में फेंकवाया था। सिद्धार्थ के बाकी साथियों को इस तरह से सड़क की तरफ देखता हुआ देखकर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग वहां खड़े होकर क्या डिस्कशन कर रहे हैं और बार बार सड़क की तरफ क्यों देख रहे हैं। कार्तिक भी इस वक्त बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। तभी कार्तिक ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, ये लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे और ये सब लोग वहां क्या कर रहे हैं? सर्वेलांस कैमरा इस वक्त ऑपोजिट साइड में था और इस वजह से इतने सारे लोगों के एक साथ इकट्ठा होने की वजह से कार्तिक कुछ भी ठीक से नहीं देख पा रहा था। तभी मैगी ने कहा, बॉस अगर आप कहें तो क्या हम लोग स्पेशल ड्रोन को वहां पर स्काउट करने के लिए भेज सकते हैं? मैगी का सवाल सुनकर कार्तिक एक पल के लिए चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब लोग वहां कर क्या रहे हैं और अचानक से जंगल के उस रास्ते पर रुक क्यों गए हैं। क्या ये लोग वहां खड़े होकर कोई प्लानिंग कर रहे हैं या फिर उन लोगों ने कार्तिक के बिछाए हुए ट्रैप को पहले से ही भांप लिया है? कार्तिक ने कभी नहीं सोचा था कि सिद्धार्थ और बाकी सारे लोग इस वक्त यहाँ खड़े होकर उसके जेड स्टोन के ऊपर अपनी नजरें बनाए हुए हैं। कार्तिक की नजरों में जेड स्टोन सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा था और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात, कार्तिक को जेड स्टोन को अप्रिशिएट करने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। कार्तिक का किसी पत्थर से ज्यादा आजकल की एडवांस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था और जो इस वक्त लगातार इंडस्ट्रियल आइलैंड पर डेवलप हो रही थी और वहां से बनने वाले बायोनिक रोबोट और बाकी मशीन कार्तिक के लिए सबसे बड़ा खजाना था जिससे वो आने वाले कुछ सालों में दुनिया पर राज करने वाला था। हालांकि सिद्धार्थ और बाकी सब लोग कार्तिक की सोच से अलग हैं। जेड स्टोन का काम उनकी कई पीढ़ियां लगातार करती आ रही थी और इसी वजह से ये उनका फैमिली बिजनेस था और इस वक्त इन लोगों की नज़रों में ये पूरा हिम आइलैंड ऐसा खजाना था जो बहुत ही बेशकीमती था और जिसकी कीमत लगाना अपने आप में बेवकूफ़ी थी। वहीं दूसरी तरफ जब कार्तिक ने मैगी का सवाल सुना तो उसे यहाँ पर ड्रोन भेजने चाहिए या नहीं, तो कुछ सोचकर कार्तिक ने ना में अपना सिर हिला दिया और उसे मना कर दिया। कार्तिक ने मैगी से कहा, मैगी जब तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि तुम इन सब लोगों को अपने प्लान के अकॉर्डिंग और अपनी स्ट्रैटेजी से रोक लोगी तो तुम्हें उसी की तरह से चलना चाहिए और अपना पूरा कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए। और रही बात इस वक्त ड्रोन भेजने की, तो हमें बिना वजह इन लोगों को अलर्ट नहीं करना चाहिए। कार्तिक की बात सुनकर मैगी ने सामने की स्क्रीन पर लगे उन रेड डॉट्स को देखा जो कहीं ना कहीं उनके दुश्मनों की संख्या को दिखा रहा था। ये देखकर मैगी ने बहुत ही डीप वॉइस में कहा, बॉस शायद हमें हमारे प्लान को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जैसे ही कार्तिक ने मैगी की बात सुनी तो उसने थोड़ा हैरान होते हुए उससे पूछा, क्या पर क्यों? सामने की स्क्रीन पर देखकर साफ पता चल रहा था कि मैगी का प्लान तब शुरू होता जब ये लोग उसके ट्रैप में फंसते, पर ये लोग तो अपनी जगह से चल ही नहीं रहे हैं। दिक्कत ये थी कि विमान सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को वापस पोर्ट पर ले आया था। ऐसे में अगर सिद्धार्थ और उसके आदमियों ने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को वहां पर देख लिया तो ये लोग सब अलर्ट हो जाएंगे और तुरंत ही अपने बाकी साथियों की मदद करने में लग जाएंगे और ऐसे में उनके सामने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स कम पड़ जाएंगे। एक तो पहले ही ये मिशन टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाला बन गया था क्योंकि ये सारे लोग बहुत कम थे और वहीं दूसरी तरफ इनके दुश्मन बहुत बड़ी संख्या में थे और इन्हें देखकर सारे लोग पहले से ही थोड़ा सा बेचैन थे। ऐसे में अगर उनके दुश्मनों की नज़र इनके प्लान को एकजुट करने से पहले ही इन पर पड़ गई तो ये सारे लोग भारी मुसीबत में पड़ सकते थे। मैगी पहले ही लोकेशन ट्रैकर पर सारी लोकेशन देख चुकी थी और कुछ देर कैलकुलेट करने के बाद उसे समझ में आ गया था कि इन 10,000 लोगों के सामने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स के जीतने का चांस 1% है। क्या लगता है आपको
कैसे निकलेंगे कार्तिक और बाकी सब लोग इस मुसीबत से जानने। जैसे ही कार्तिक ने मैगी का एक्सप्लेनेशन सुना तो वो एक पल के लिए एकदम हैरान रह गया। कार्तिक को समझ आ गया था कि चाहे ये लोग जितनी प्लानिंग कर ले, पर अगर ऊपर वाले ने अपनी प्लानिंग कर ली है तो उनके आगे इनका किया हुआ प्लान पूरी तरह से वेस्ट है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैगी और बाकी सब लोगों ने कितना अच्छा प्लान बनाया था, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी चूक होती है तो सब लोग बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे। हालांकि मैगी वैसी थी नहीं, उसने पहले ही बहुत सारे प्लान्स बनाए हुए थे और बैकअप के तौर पर अपनी दूसरी स्ट्रैटेजी को काम में लेने वाली थी। कुछ सोचकर मैगी ने कार्तिक से कहा, बॉस, हम लोगों का टारगेट इन लोगों को पकड़ना है, तो क्यों ना हम इन लोगों के लिए अपने मैनर का दरवाजा खोल दें ताकि ये लोग आसानी से हम तक पहुंच सके। मैगी की बात सुनकर कार्तिक थोड़ा चिंता में पड़ गया और सोचते हुए बोला, अगर हमने ऐसा किया तो हमारी सारी प्लानिंग खराब हो जाएगी और हो सकता है कि यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। क्या हम लोग अपनी प्लानिंग को मैनर के बाहर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं? कार्तिक को परेशान देखकर मैगी ने तुरंत कहा, हाँ बॉस, हम ऐसा कर सकते हैं। मैंने पहले ही एक डिफेंस लाइन आइलैंड के बाहर की तरफ बिछा दी है और फोर्टिफिकेशन और इक्विपमेंट्स जो मैनर के बाहर की तरफ सेट किए गए हैं वो भी बहुत इफेक्टिव हैं। ये लोग यहाँ से जिंदा वापस तो बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। मैगी की बात सुनकर कार्तिक ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, हम लोग तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। मैगी ने पहले ही प्लान कर लिया था कि वो सिद्धार्थ शुक्ला को उसके बाकी साथियों से अलग कर देगी और उसके बाद उसे घुटनों के बल पर लाके उसके बाकी साथियों को भी सरेंडर करने पे मजबूर कर देगी। एक बार जब विवान और बाकी सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स बोर्ड पर अपने एक्शन में आ जाएंगे तो उसके बाद सिद्धार्थ या कोई और कुछ भी करने के लायक नहीं रहेगा और ना ही वो लोग यहाँ से बचकर भाग पाएंगे। बिल्कुल किसी कुत्ते को या किसी कछुए को कैद करने के जैसे ही कार्तिक इस पूरे आइलैंड पर सिद्धार्थ को कैद कर लेगा और जैसे चाहेगा बिल्कुल वैसे उससे उसकी गुस्ताखी का बदला लेगा। कार्तिक को मैगी और उसकी काबिलियत पर पूरा विश्वास था, इसीलिए मैगी की बात सुनकर कार्तिक की सारी चिंता दूर हो गई। कुछ देर सोचकर कार्तिक ने मैगी से फिर पूछा, अगर इस बारे में बात की जाए तो मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि ये 10,000 लोग एक साथ कहां से आ गए। क्या वो सिद्धार्थ शुक्ला इतने सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा करने के काबिल है? इसे देखकर मुझे लग रहा है कि हमें अपने दुश्मन को कमजोर समझने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कार्तिक की बात सुनकर मैगी ने उसे कहा, बॉस, मैंने पहले ही सर्वेलेंस कैमरा के थ्रू इन सारे मेन लोगों की फोटो क्लिक कर ली है। अगर आप कहें तो क्या मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए ये सारी फोटोज रजत को भेज दूं? रजत सिर्फ रिसर्च इंस्टीट्यूट ही नहीं देखता था, बल्कि उसकी एक और आइडेंटिटी भी थी। वो कार्तिक के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का चीफ सुपरवाइजर था। रजत के सुपर हैकिंग स्किल्स और उसकी इंटरनेट बॉर्डर आर्मी नेटवर्क की वजह से रजत कहीं से भी किसी की भी इंफॉर्मेशन आसानी से निकाल सकता था। जैसा कि कहावत है कि कभी भी लड़ने से पहले अपने दुश्मन के बारे में अच्छे से पता कर लेना चाहिए, और कार्तिक भी कुछ ऐसा ही था। वो अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर समझने की गलती नहीं करता था, बल्कि सबसे पहले उसके बारे में सारी जरूरी जानकारी निकलवाता था और उसके बाद ही उसकी पावर और एबिलिटी देखकर उससे डील करता था। मैगी की बात सुनकर कार्तिक ने सहमत होते हुए उससे कहा, ठीक है, वो सारी फोटो रजत को भेज दो और उसे पता लगाने के लिए बोल दो। आखिर ये लोग कौन है उसे ऑर्डर दो कि जल्दी से जल्दी वो इस बारे में पता लगाएं और मुझे बताएं। वैसे तो हिम आइलैंड और इंडस्ट्रियल आइलैंड एक दूसरे से सटकर ही बने हुए थे और दोनों आइलैंड के बीच की दूरी एक छोटे से पुल के थ्रू कनेक्ट होती थी। हालांकि सिद्धार्थ को इंडस्ट्रियल आइलैंड में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उसका पूरा ध्यान इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कार्तिक के हिम आइलैंड पर था। सिद्धार्थ को इस वक्त इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं थी कि कार्तिक को पता चलेगा तो वो इंडस्ट्रियल आइलैंड से रीइंफोर्समेंट यहाँ भेज देगा, जिससे उनके लिए खतरा हो सकता है। ऐसा नहीं था कि सिद्धार्थ इस वक्त कार्तिक और उसके पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहा था। असल में यहाँ आइलैंड पर कदम रखने से पहले ही ड्रोन के थ्रू सिद्धार्थ ने आसपास की सब जगहों को अच्छे से देख लिया था। एक तरफ कार्तिक का एकदम शांत और खूबसूरत हिम आइलैंड था जहाँ पर बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं था, तो दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल आइलैंड था जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा था। वैसे भी सिद्धार्थ की नजरों में इंडस्ट्रियल आइलैंड की उतनी कीमत नहीं थी जितनी इस हिम आइलैंड की थी, क्योंकि ये आइलैंड इंडस्ट्रियल आइलैंड से 10,000 गुना ज्यादा वर्थफुल था। वैसे तो अभी तक सिद्धार्थ को नहीं पता था कि इंडस्ट्रियल आइलैंड पर किस चीज का प्रोडक्शन चल रहा है और ना ही उसके पास इतना टाइम था कि वो इस बात का पता करे। एक बार सिद्धार्थ इस पूरे आइलैंड को अपने कब्जे में ले ले और कार्तिक को कैद कर ले, उसके बाद कार्तिक के पास जो कुछ भी है वो सब कुछ अपने आप उसका हो जाएगा। अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सिद्धार्थ को पता चल गया था कि इंडस्ट्रियल आइलैंड पर इस वक्त वर्कर के अलावा और भी कोई नहीं है, और ये बात जानकर वो पूरी तरह से निश्चिंत हो गया था और उसे अब किसी के भी खतरे की कोई परवाह नहीं थी। हाँ, इस वक्त कुछ सिक्योरिटी गार्ड इंडस्ट्रियल आइलैंड पर सिक्योरिटी दे रहे थे, पर उस वक्त सिद्धार्थ को अपने आदमियों को वहां भेजने का आइडिया बिल्कुल नहीं आया था, इसीलिए उसके दिमाग में इंडस्ट्रियल आइलैंड को लेकर इस वक्त कोई खास चिंता नहीं हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त इंडस्ट्रियल आइलैंड पर अपने रिसर्च सेंटर में बैठा हुआ रजत, जिसे पहले से पता था कि इस वक्त कार्तिक के आइलैंड पर बहुत सारे लोग घुस आए हैं और वहां पर प्रॉब्लम चल रही है। जैसे ही उसे मैगी से वो फोटोज मिली तो उसने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। खुशकिस्मती से सिद्धार्थ शुक्ला की असली पहचान पता करना कोई बड़ी बात नहीं थी और ना ही उसके साथ आए हुए बाकी लोगों के बारे में पता करना मुश्किल था, इसीलिए रजत ने अपना ज्यादा टाइम और एफर्ट लगाए नहीं और जल्दी ही उसे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इन लोगों के बारे में पता चल गई। जल्दी ही रजत ने सारी इन्फॉर्मेशन मैगी को सेंड कर दी थी और रजत से इन्फॉर्मेशन मिलते ही मैगी ने कार्तिक को बताया, ये आदमी इन सब लोगों का लीडर बना हुआ है, इसका नाम सिद्धार्थ शुक्ला है और इसी की वजह से ये बाकी सब लोग इस आइलैंड पर आए हैं। ये आदमी म्यांमार में शुक्ला परिवार का वारिस है। जैसे ही कार्तिक ने मैगी की बात सुनी तो उसने बिना कोई स्पेशल रिएक्शन दिए कहा, म्यांमार से शुक्ला परिवार का बेटा, ये लोग तो बहुत ज्यादा बदतमीज है और बहुत ही ज्यादा घमंडी। इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई खुलेआम किसी की जगह पर इस तरह कब्जा करने की कोशिश करने की। कार्तिक की बात सुनकर मैगी ने उसे डिटेल में बताते हुए कहा, बॉस, म्यांमार में शुक्ला परिवार का मेन बिजनेस जेड स्टोन का है। ये लोग बहुत बड़ी जेड इंडस्ट्री चलाते हैं। म्यांमार में दर्जनों जेड स्टोन माइन इन लोगों के नाम है। सालों से इनकी पीढ़ियां यहीं पर काम करते आ रही हैं। इसी वजह से पूरे देश में इन लोगों का बहुत ज्यादा दबदबा है और इन लोगों की अपनी अजीब सी आर्म्ड फोर्स भी है और इस वजह से शुक्ला परिवार पूरे देश में बहुत ज्यादा ताकतवर है और लगभग इस इंडस्ट्री में काम करने वाला हर एक इंसान इन्हीं पर डिपेंडेंट है। जैसे ही कार्तिक ने मैगी की बात पूरी सुनी तो अचानक से ही उसके दिमाग में ये ख्याल आया, ये सब लोग जेट इंडस्ट्री चलाते हैं और शायद इसी वजह से ये लोग आइलैंड की तरफ आने वाली छोटी सड़क को ध्यान से देख रहे थे।
कार्तिक ने उस सड़क पर जेड स्टोन का पानी चढ़ाया हुआ था और हल्की पॉलिश किए हुए ग्रीन माउंटेन जेड वहां लगाए हुए थे। जरूर इन लोगों ने इस बात को नोटिस कर लिया होगा और इसीलिए सारे लोग वहीं सड़क पर बातें करने लग गए। वैसे तो शुरू में सिद्धार्थ शुक्ला सिर्फ कार्तिक से बदला लेना चाहता था, पर जब उसे यहाँ आने के बाद पता चला कि इस आइलैंड पर जेड माउंटेन स्टोन की बड़ी सी खदान है, तो अब उनका मन फैल गया था और वो सच में अब इस पूरी टेरिटरी को हथियाना चाहता था। पहले या बाद में इस जेड स्टोन माइन को लेकर झगड़ा तो होना ही था, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला इस शहर में आया ही जेड स्टोन माइन के बारे में पता करने था और इस खदान को अपना बनाने आया था। हालांकि जैसे ही सिद्धार्थ को इस खदान के बारे में पता चला तो वो इसके साथ साथ कार्तिक की बाकी टेरिटरी को भी हथियाना चाहता था और यहीं आकर उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। हालांकि सिद्धार्थ इस ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन को सिर्फ इसलिए नहीं पाना चाहता था कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी, बल्कि वो इसे पाकर अपने पापा को ये साबित करना चाहता था कि वो शुक्ला परिवार का सबसे काबिल वारिस है और वो उनके बिजनेस को अच्छे से संभाल सकता है। आज तक उसके पापा ने कभी भी उससे इतने अच्छे से बात नहीं की थी जितना सिद्धार्थ चाहता था। और अगर कोई बिजनेस माइंडेड इंसान हो तो उसे अच्छे से पता होता है कि ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन को पैसों के बदले नहीं खरीदा जा सकता, क्योंकि ये दुनिया में बहुत ही ज्यादा रेयर था और इसे खरीदने के लिए सिर्फ पैसे ही नहीं चाहिए थे, बल्कि अच्छी किस्मत चाहिए थी, जो बहुत मुश्किल से बहुत कम लोगों को मिलती थी। और जिसकी किस्मत भी अच्छी होती थी और उसे एक ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन की खदान मिल गई तो उसके पास पैसों की कभी कोई कमी नहीं होने वाली थी और वो अपनी लाइफ में जो चाहे वो खरीद सकता था। सिद्धार्थ की किस्मत अच्छी थी कि जिस चीज को पाने के लिए वो इस शहर में आया था वो सिर्फ एक छोटे से इंसिडेंट की वजह से उससे मिल गई थी। और वहीं उसकी किस्मत कार्तिक के हिसाब से बहुत बुरी थी, क्योंकि उसने कार्तिक मित्तल की संपत्ति पर अपनी नजर डालने की कोशिश की थी, जिसका बदला कार्तिक हर हाल में उससे लेने वाला था। वहीं दूसरी तरफ मैगी ने कार्तिक से कहा, बॉस हमें पता है कि इस वक्त जो 10,000 लोग आए हुए हैं उनमें से 2/3 लोग सिर्फ शुक्ला परिवार के लोग हैं, बाकी बचे हुए 1/3 इन बाकी छोटे परिवारों के बॉडीगार्ड्स हैं। मैगी की बात सुनकर कार्तिक ने इनका मजाक बनाते हुए कहा, वैसे मुझे कोई खास हैरानी नहीं हो रही है, आफ्टर ऑल यहाँ पर इतने अमीर लोग आए हुए हैं और ये लोग सब जरूर शुक्ला फैमिली के सबऑर्डिनेट फैमिली के लोग हैं और ये सब लोग यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला के साथ जेड स्टोन में अपना अपना हिस्सा बांटने आए हैं। इतना कहकर कार्तिक जोर जोर से हंसने लगा। कार्तिक मित्तल अच्छे से जानता था कि ये सो कॉल्ड शुक्ला परिवार कभी भी उसे डरा नहीं पाएंगे। कार्तिक की नजरों में ये सारे छोटे मोटे अमीर परिवार चिकन के छोटे छोटे पीसेस से ज्यादा कुछ भी नहीं थे। कार्तिक हंसते हुए अपने मन में यही सोच रहा था कि ये अंडे के छिलके उसका क्या बिगाड़ लेंगे और ये सारे लोग सिर्फ कचरा हैं जिसे उठाकर कचरे के डिब्बे में फेंकना कार्तिक के लिए अब जरूरी हो गया है। वहीं दूसरी तरफ रही बात सिद्धार्थ शुक्ला की, तो वो थोड़ा सा घमंडी था, क्योंकि वो जब से बड़ा हुआ था तब से उसने अपने परिवार के बड़े लोगों को इसी तरह एक्ट करते हुए देखा था और इस शुक्ला परिवार से डील करना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि म्यांमार के चारों तरफ शुक्ला परिवार का बहुत नाम था। कार्तिक अच्छे से जानता था कि म्यांमार जैसे देश में छोटे और बड़े ग्रुप हर वक्त लड़ते रहते थे और इन लोगों के बीच अपना अपना अस्तित्व बनाने के लिए हमेशा लड़ाई चलती रहती थी। कार्तिक को बाकी लोगों की चिंता नहीं थी, बस उसे थोड़ी सी चिंता इस सिद्धार्थ शुक्ला की हो रही थी, जिसका इलाज भी कार्तिक जल्दी ही ढूंढने वाला था। अब देखना यह है कि इनका ये सो कॉल्ड लुका छुपी का ड्रामा कितना लंबा चलने वाला था।